देखो ये 33 क्वेश्चन ये समझ में आ गया। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, आपको ये मालूम है कि ये मोशन वन डायमेंशन में है केवल, तो इनमें ऐसा नहीं आप कर सकते हो कि वेलोसिटी आपने ले डिस्प्लेसमेंट लिया y डायरेक्शन में, वेलोसिटी ले ली x डायरेक्शन की, तो गलत हो जाएगा क्योंकि फिर 2D हो गया। तो वेलोसिटी भी आपको वन डायमेंशन में लेनी है यानी y डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी y डायरेक्शन में, ये आपको बहुत ढंग से ध्यान रखना है। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी केवल किस में है, x डायरेक्शन में। तो बॉडी अगर x डायरेक्शन में चल रही है, आप रोड पे वॉक कर रहे हो, तो आप वर्टिकल हाइट थोड़ी आपकी बढ़ेगी, लीनियर डिस्टेंस ही तो आप कवर करोगे। तो बॉडी अगर इनिशियल पॉइंट पे चार्ज पार्टिकल x डायरेक्शन में है तो y में इसकी इनिशियल वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, तो ये 0 हो गया इंटू t प्लस हाफ। अब देखो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन मास इंटू टी स्क्वायर। तो इधर देखो मैं समझाती हूँ आपको मालूम है कि फोर्स कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज पार्टिकल, E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। उससे इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितना लगेगा, क्योंकि यहाँ फोर्स कौन सा है, केवल इलेक्ट्रिकल फोर्स, तो फोर्स हो गया E इंटू क्यू। क्लियर है। और फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन की है तो फोर्स आपका y डायरेक्शन में हुआ, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी y डायरेक्शन में। तो इससे हम एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, यानी एक्सेलरेशन आपका y डायरेक्शन में कितना हुआ, E इंटू क्यू अपॉन मास। ठीक, अब टी स्क्वायर। तो अब देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी vx दी है, डिस्टेंस यानी l, कितना डिस्टेंस उसको पार्टिकल को कवर करना था इतना, तो डिस्टेंस और टाइम कितना लगेगा अपॉन t। क्योंकि जब अब आपके दिमाग में ये आ सकता है कि डिस्टेंस तो ये कवर किया, ये नहीं किया, लीनियर x डायरेक्शन में डिस्टेंस ये कवर किया, y डायरेक्शन में इतना, ये लेटरल या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। तो हम x डायरेक्शन की वेलोसिटी ले रहे हैं तो x डायरेक्शन का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस, तो यहां से आप टाइम निकाल लो। तो अब इसमें वैल्यू प्लेस करो, हाफ f कितना है, मास इनटू एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में अपॉन m, नहीं एक्सेलरेशन f अपॉन m था। देखो अब ये आ गया आपका हाफ f हो गया, वहां देखो f की वैल्यू कितनी है, ई क्यू अपॉन m, तो ई क्यू बाई m और टी स्क्वायर वहां से निकाल लो, तो l अपॉन वी एक्स का होल स्क्वायर। तो फाइनली डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन कितना आया, हाफ ई क्यू एल स्क्वायर अपॉन m वी एक्स स्क्वायर। आ गया समझ में, इतने मीटर, इतने यूनिट लिखो, क्योंकि इसमें यूनिट्स नहीं दी है किसी भी क्वांटिटी की, तो आप इसके आगे यूनिट लिख दो कि अगर यूनिट एसआई सिस्टम की होगी तो एसआई सिस्टम की यूनिट, और सीजीएस में होंगे तो सीजीएस में यूनिट। बात समझ में आ गई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी भी चार्ज पार्टिकल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज करते हैं तो अगर पैरेलल भेजते हैं तो वो सीधा चला जाएगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर भेजते हैं तो इट विल मूव ऑन, कहाँ जाएगा, पैराबोलिक ट्रैक। अब पैराबोला पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है जैसा कि इस केस में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड्स थी और पार्टिकल किधर गया, अपवर्ड्स। समझ रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट पैराबोलिक ट्रैक पे वो जाके स्ट्राइक करेगा। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन नंबर ऊपर वाले क्वेश्चन का ही है, उसमें सारी वैल्यूज दी गई हैं। ठीक, ऊपर वाले क्वेश्चन में, पर उन्होंने क्या कहा है, देखो एक कंडीशन इसमें दी है, सपोज दैट द पार्टिकल इन एक्सरसाइज नंबर 33 इज एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी दी गई है, इफ ई बिटवीन द प्लेट्स सेपरेटेड बाय 0.5 सेंटीमीटर, उसमें ये डिस्टेंस दिया है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, और आपको ने क्या निकाला है, y।
तो जो डिस्टेंस है वो इन दोनों प्लेट के डिस्टेंस का हाफ करना पड़ेगा। यानी सेम क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे, बस y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, क्योंकि क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि दोनों प्लेटें कितने डिस्टेंस पे वो दिया हुआ है, और आपकी y की वैल्यू क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स डिवाइडेड बाय 2। समझ रहे हो? तो यहाँ y की जगह आप क्या रखोगे, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई। समझ गए? चलो ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 34 है, 34। देखो 34 क्वेश्चन नंबर में आप पहले वैल्यू लिख लो। थर्टी फोर में देखो जो y की वैल्यू है ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। इसको अगर कैपिटल L मान लो तो ये हो गया L/2। ठीक है, और ये वैल्यू हमें कितनी दी है L/2, देखो 5 मिलीमीटर दी है क्वेश्चन में, शायद 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 0.5 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 0.5 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, और सारी क्वांटिटीज आप लिख लो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, ये सब लिखना है आपको। वेलोसिटी vx कितना है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी 2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी गई है, देखो 9.1 इंटू 10⁻² न्यूटन पर कूलम, और चार्ज तो मालूम ही है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। डायग्राम तो यही रहेगा। ठीक है, इक्वेशन भी यही लगेगी, y इज इक्वल्स टू हाफ ई क्यू एल स्क्वायर अपॉन m vx²। ठीक है, अब देखो इसमें सॉल्व क्या करना है। इसमें उन्होंने पूछा है कितनी दूर स्ट्राइक करेगा, इसका मतलब इसमें L की वैल्यू पूछी है। भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला और यहाँ स्ट्राइक कर रहा है, तो ये डिस्टेंस नहीं पूछा, लेटरल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है, ये तो दिया है उन्होंने। दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस दिया है, उसका हाफ, हमेशा हाफ से लेते हैं, दोनों प्लेट के बीच में पार्टिकल को मूव करते हैं। तो प्लेट के बीच का डिस्टेंस गिवन है, तो हाफ आपने निकाल लिया, तो y तो इसमें दिया हुआ है। उन्होंने पूछा है इलेक्ट्रॉन कहाँ स्ट्राइक करेगा, फार एज पे, तो यहाँ से ये एज हो गया, तो L आपसे पूछा गया। ठीक है, तो L निकालना है, तो देखो तो L² इज इक्वल्स टू y इंटू 2m vx² डिवाइडेड बाई EQ। ये सब इधर चले गए, y 2m vx²। अब जब L निकालना है तो भाई अंडर रूट होगा, तो अंडर रूट में vx बाहर आ गया, तो आपका आ जाएगा ट्वाइस ym अपॉन EQ। ठीक है, तो अब देखो vx हमें दिया हुआ था 2 इंटू 10⁶, और y आपको मालूम है, ये आपने कैलकुलेट कर लिया 2.5 इंटू 10⁻³ मास कितना दिया है, और 2 आ रही है, तो इसको 2 यहाँ लिख लो। मास 9.1 इंटू 10⁻31, अगर पूरा अंडर रूट आ रहा हो तो आप
क्योंकि 25 का 5 हो जाएगा, 9.1 का 9 आप मान देना। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी है? अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये कैंसिल हो जाएंगी 9.1, ठीक है, इंटू 10 to the power 2, चार्ज 1.6 इंटू 10 to the power -19, ये पूरे कट जाएंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू इसकी सॉल्व होके आ रही है 1.12 इंटू 10 to the power -2 मीटर, यानी 1.12 सेंटीमीटर पे ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पैराबोलिक ट्रैक पे चलते हुए यहाँ स्ट्राइक करेगा। आगे समझ में? ये एनसीईआरटी आपकी पूरी हो गई। क्लियर है सबको? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको बहुत ढंग से करना है आपको, और मैं सॉल्यूशन में इसलिए दे रही हूँ इनके एनसीईआरटी क्वेश्चंस के, क्योंकि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आए या कोई लेक्चर किसी दिन नहीं देख पाओ, मिस कर हो जाए, नेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ जाए, तो आपके पास कम से कम नोट्स होंगे, तो आप उससे समझ के दोबारा से कर सकते हो। या किसी बच्चे को एक बार क्लियर नहीं हो तो दोबारा से देखो उसको, फिर दोबारा समझो, फिर भी कोई डाउट है तो जो नोट्स में है उसको देखो, क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद फिर सॉल्व करो। आगे समझे? और आपने देखा एनसीईआरटी एक ऐसा चैप्टर है, इसमें फ्लक्स के, फील्ड के, फोर्स के हर टाइप के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन होते हैं जिसमें वर्टिकल डिफ्लेक्शन पूछते हैं, समझ रहे हो? हाँ, और इसको बहुत बार वो क्या करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन से कंपेयर कराते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर आपको ध्यान हो, h हाइट से आपने ux वेलोसिटी से कोई बॉडी फेंकी और ऐसे गिरती थी, तो आपको याद था सेकंड इक्वेशन क्या लगती थी, h इज इक्वल्स टू u/t प्लस हाफ GT²। तो इसका जो पैराबोलिक ट्रैक आता है ये 0 हो गया, क्योंकि x डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्टिकल डिफ्लेक्शन कितना आता है, हाफ GT²। समझ रहे हो? तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो प्रोजेक्टाइल मोशन के हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन से, क्योंकि हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, और इलेक्ट्रिक फील्ड में वहाँ क्या था, ग्रेविटेशनल फील्ड में हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया। तो ये बिल्कुल प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह, जैसे अंडर ग्रेविटी है ऐसे यहाँ चार्ज पार्टिकल अंडर फील्ड पैराबोलिक ट्रैक पे प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है। आगे समझे? तो इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन से हम कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये बहुत अच्छे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब हमारा सबसे अच्छा चैप्टर, जिसको बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल की वेराइटी बहुत है, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। मतलब उसमें अगर चैप्टर में आपने 100-200 क्वेश्चन भी कर लिए तो भी आपको किसी ना किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, इतना अच्छा चैप्टर है। तो हर फॉर्मूले पे जैसे जैसे मैं बताती जाऊँ, अपनी अपनी बुक से क्वेश्चन उससे रिलेटेड करते चलो। बाकी चैप्टर के एंड में मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगी, बहुत सारे, 10, 15, 12 नहीं, ज़्यादा क्वेश्चंस। ठीक है, हर टाइप का कराऊंगी। उसके बाद भी कुछ एनसीईआरटी में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, वो भी कवर होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो जब रिवीजन बैच होगा तब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो देखो सबसे पहले कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल तो वर्ड इस चैप्टर में पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक में लगता है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, देखो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस समझो, कोई भी कंडक्टर किसी भी शेप का, ठीक है, कोई भी कंडक्टर, जब हम इसको चार्ज देते हैं तो चार्ज कहाँ आता है, इसकी सरफेस पे, क्यू चार्ज। और जैसे जैसे चार्ज आप देते जाओगे क्यू की वैल्यू बढ़ेगी, तो क्यू की वैल्यू बढ़ेगी तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, क्योंकि चार्ज आपने डबल किया तो वोल्टेज डबल हो गया, चार्ज 3 टाइम्स किया वोल्टेज 3 टाइम्स हो गया। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ाओगे पोटेंशियल बढ़ेगा। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यहाँ से जब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम निकालेंगे वो C है। तो C क्या चीज है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, यानी Q अपॉन V। समझ गए?
सी क्या है? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, या कैपेसिटेंस केवल लिख लो, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अब इसकी यूनिट क्या है? तो फैराडे साइंटिस्ट जिन्होंने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दिए थे, उनके नाम पे इसकी यूनिट है फैरेड। जैसे न्यूटन, फोर्स की न्यूटन है, न्यूटन के नाम पे, सिमिलरली फैराडे के नाम पे फैरेड। ये एसआई सिस्टम की यूनिट है, फैरेड यूनिट है एसआई सिस्टम। और डिराइव्ड यूनिट क्या है इसकी? कूलम पर वोल्ट। डिराइव्ड यूनिट तो बहुत सारी होंगी, जितने फॉर्मूले होंगे उनसे बनेगी, लेकिन पहली यूनिट कूलम पर वोल्ट। ये एसआई सिस्टम की डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। अब अगर डायमेंशन की बात करें तो देखो, C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन बी। पोटेंशियल को मैंने क्या कहा था? W अपॉन क्यू। तो Q ऊपर चला गया, Q स्क्वायर अपॉन W। अब चार्ज की डायमेंशन मैंने क्या बताई है? करंट इनटू टाइम, यानी A स्क्वायर T स्क्वायर। और वर्क डन की ml2T-2। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या बनेगी? m-1 L -2 T ऊपर जाके प्लस का हुआ T4 और A2। समझ में आ गया? m-1 L-2 T4 और A2, ये डायमेंशन हुई। डेफिनेशन की अगर बात करें तो देखो कैसे लिखोगे? इफ Q is equals to 1 coulomb, V is equals to 1 volt, तो कैपेसिटी कितनी हुई? C is equals to 1 farad। यहां से डिफाइन करेंगे, जरा सोचो क्या बनेगी? If 1 coulomb charge is given to a conductor, the increase in potential is 1 volt, है ना? 1 कूलम चार्ज देने पे अगर वोल्टेज 1 वोल्ट इंक्रीज होता है, क्योंकि जब चार्ज आप दोगे तो वोल्टेज इंक्रीज होगा, चार्ज अगर हम विड्रॉ करेंगे तो वोल्टेज डिक्रीज होगा, ठीक। तो व्हेन 1 कूलम चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर, इंक्रीज इन वोल्टेज या इट्स पोटेंशियल इज इंक्रीज्ड बाय 1 वोल्ट, द कैपेसिटी ऑफ दैट कंडक्टर इज 1 फैरेड। समझ में आ गई? और आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, किसी भी शेप का कंडक्टर, तो चार्ज हमेशा कहाँ स्टोर करता है? उसकी सरफेस पे, ठीक। कभी भी किसी भी शेप के कंडक्टर को अगर हम चार्ज देंगे तो चार्ज हमेशा उसके सरफेस पे स्टोर करता है, लेकिन कंडक्टर में जो एनर्जी आती है वो उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में स्टोर होती है। समझ रहे हो? एनर्जी कहाँ होती है? अंदर, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अंदर जो भी हमने डाइलेक्ट्रिक यूज़ किया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जैसे एयर है, अगर कोई कंडक्टर हॉलो है उसके अंदर एयर है, तो एनर्जी स्टोर कहाँ होगी? उस एयर पे। अगर कोई कंडक्टर है जिसके अंदर कोई ऑयल है, तो ऑयल डाइलेक्ट्रिक का काम करेगा, तो ऑयल के अंदर स्टोर होगी। कहीं पेपर कैपेसिटर है, माइका कैपेसिटर है, तो ये सारे मटेरियल क्या होते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स को हम आगे लेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो कैपेसिटी क्या हुई? मैथमेटिकली तो हम कह सकते हैं चार्ज, द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर टू द इंक्रीज इन वोल्टेज, द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर to the ratio of increase in potential is called capacity of the conductor। और कंसेप्ट क्या कहता है? कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या है? नाम से क्या लग रहा है आपको? कैपेसिटी, एबिलिटी। एक ऐसी एबिलिटी, किस कारण काहे की एबिलिटी? टू स्टोर चार्ज, टू स्टोर एनर्जी। समझ रहे हो? तो द एबिलिटी बाय विच अ कंडक्टर स्टोर्स चार्ज at its surface and energy within the conductor is called capacity। क्लियर हो गया? कैपेसिटी एक ऐसी एबिलिटी है किसी भी कंडक्टर की, उस एबिलिटी के कारण उस चार्ज को सरफेस पे स्टोर करता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंडक्टर के अंदर, विद इन द कंडक्टर। और ये आप याद कर लो, ये बोर्ड में बहुत बार आ चुका है कि सरफेस कहाँ स्टोर, चार्ज कहाँ स्टोर होता है, और एनर्जी विद इन द कंडक्टर in dielectric medium, और चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। किसी भी शेप का कंडक्टर हो, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, प्लेट या इरेगुलर शेप या रेगुलर, कोई भी शेप हो, चार्ज हमेशा सरफेस पे, एनर्जी हमेशा डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर,
विद इन द कंडक्टर। क्लियर हो गया? आगे समझ में आपको ये पूरी तरीके से डायमेंशन, यूनिट, सारी चीजें क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग। और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस चैप्टर बहुत अच्छा है, इसके क्वेश्चन आप सब जरूर करना। मैं तो जितने कराऊंगी। उसके अलावा जो भी बुक है आपके पास प्रिस्क्राइब्ड, कोई भी, उसके क्वेश्चन भी आप करते चलें। और ये मत सोचना कोई बहुत पुरानी बुक आपके पास रखी हो। कैपेसिटेंस में सिलेबस में 20 साल से कोई चेंज नहीं हुआ। तो अगर आपके पास 10-12 साल पुरानी भी कोई बुक किसी भाई बहन की पढ़ी हो तो आप उसके भी क्वेश्चन कर सकते हो। इनफैक्ट पुरानी बुक्स में कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे थे जो नई में नहीं है। कोई भी बुक हो, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। सॉल्व्ड एग्जाम्पल, अनसॉल्व्ड, 20-25 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको पुरानी बुक्स में। ठीक है? आप लिखो इलेक्ट्रिकल, या इलेक्ट्रिकल वर्ड अब बार बार नहीं लिखूंगी, कैपेसिटेंस of an isolated spherical conductor। ठीक है? कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है? अब मैंने क्या किया, एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया। आइसोलेटेड का मतलब किसी के कांटेक्ट में नहीं, इंडिपेंडेंट, इंसुलेटेड सबसे। सेंटर है, आर रेडियस से चार्ज सेंटर पे दिया, लेकिन वो पहुंच कहाँ गया? कंडक्टर की सरफेस पे। ठीक है? अब अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा C = Q/V। ठीक? तो Q चार्ज हमने दिया, वो लिख लिया। अब V का फॉर्मूला लिखो। तो आपको याद हो पोटेंशियल में आपने पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर में कि अगर हम Q चार्ज देते हैं तो पूरा स्फेरिकल कंडक्टर, इस पे यूनिफॉर्मली वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी ये इक्विपोटेंशियल बनता है। और कितना पोटेंशियल होता है, चाहे सेंटर पे निकालो, चाहे यहाँ निकालो, चाहे सरफेस पे। याद है मैंने न्यूमेरिकल में लास्ट में जहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया था, वहाँ फॉर्मूला अलग से लिखा था कि सेंटर पे या सरफेस पे कितना पोटेंशियल था, 9 इंटू, अब इसमें फॉर्मूला लिखो पहले, 1/4πε0 Q/R। R ये रेडियस, याद है? तो अब इसको लिखते हैं 1/4πε0 Q/R। तो देखो Q कट गया, ये टर्म ऊपर गई, तो फॉर्मूला आपका बना 4πε0 इंटू R। इसको न्यूमेरिकली कैसे लिख सकते हो, 1/4πε0 9 इंटू 10⁹ है, तो 4πε0 कितना हुआ, 1/9 इंटू 10⁹। तो कैपेसिटी का फॉर्मूला हो जाता है रेडियस अपॉन 9 इंटू 10⁹। इतने फेरेड। और आपको बताऊं कैपेसिटी बहुत कम होती है। तो आपके घरों में ये पंखे में कंडेंसर्स लगे होते हैं, इनकी माइक्रो में होती है। माइक्रो मीन्स पिको। तो 1 माइक्रो 10⁻⁻⁶, माइक्रो -12। तो पिको फेरेड, नैनो फेरेड में कैपेसिटी होती है इनकी, समझ लो। 1 फेरेड तो इतनी बड़ी कैपेसिटी है कि इतना बड़ा कंडक्टर हमारी अर्थ भी नहीं है, समझ रहे हो। और एक बात बताऊं, अर्थ हमें गॉड गिफ्टेड इतना बढ़िया कंडक्टर मिला है, कितना भी चार्ज उसको दे दो, अर्थ का पोटेंशियल कभी नहीं बढ़ता है, समझ रहे हो। तुम हाई टेंशन लाइन के तार को अर्थिंग कर दो, अर्थ में जोड़ दो, सारा चार्ज अर्थ में चला जाएगा। कभी भी हमें ज़मीन पे ऐसा नहीं कि उस ज़मीन में अर्थिंग कर दी तो पूरे अर्थ में करंट आ जाए, कभी नहीं। क्योंकि जैसे ही चार्ज अर्थ में जाता है, अर्थ का पोटेंशियल हमेशा ज़ीरो। अर्थ एक ऐसी कंडक्टर है कि जिसमें कितना भी चार्ज दे दें, कभी उसका पोटेंशियल इंक्रीज नहीं होता है, समझ रहे हो। तो गॉड गिफ्टेड कंडक्टर है कि जितना भी चार्ज उसको दो वो अपने अंदर ले लेती है, उसकी सरफेस पे नहीं रहता है, समझ रहे हो। ये प्रिंसिपल जितने भी हैं ये अर्थ के लिए अप्लाई नहीं होते। इनमें कंडक्टर पे चार्ज सरफेस पे रहता है, और अर्थ में क्या है, पूरी इक्विपोटेंशियल है, जीरो पोटेंशियल पे, पूरी पे। कहीं भी कितना भी चार्ज दे दो, पोटेंशियल हमेशा कितना रहेगा, जीरो, इनसाइड या सरफेस पे, हर जगह पोटेंशियल जीरो। क्योंकि अगर पोटेंशियल जीरो नहीं होता तो हम घर से बाहर जैसे ही ज़मीन में पैर रखते कंडक्टर पे, तो तुरंत घर में तो चलो मान लो हमें हॉलो कंडक्टर है घर हमारा, इनसाइड ए कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। लेकिन जब बाहर जाते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है कि नहीं, क्यों नहीं लगता है, क्योंकि हम इक्विपोटेंशियल में हैं,
हमारी पूरी अर्थ स्फीयर है और पूरी अर्थ का पोटेंशियल 0 है, तो इक्वी पोटेंशियल में है। जब तक हम इक्वी पोटेंशियल पे रहेंगे हमें कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। तुमने देखा होगा बिजली का झटका सबको लगा होगा, किसी ने भी, कोई बच्चा होगा जिसको नहीं लगा होगा, नहीं तो थोड़ा बहुत तो करंट झटका सभी ने खाया होगा। अब अगर हम लकड़ी के ऊपर खड़े हों, सूखी लकड़ी या खड़े हों, और बाई चांस हमें नेकेड वायर या कहीं टच हो जाए तो हमें झटका नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम नंगे पैर खड़े हों, गीले पैर हों, टच हो जाए तो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तगड़ा। क्यों, कभी सोचा है? जिस समय हम लकड़ी पे खड़े हैं तो हमारे पैरों का पोटेंशियल 0, क्योंकि हम वुड पे हैं, ठीक। हमें लकड़ी, जमीन का तो 0 है, लेकिन हमें लकड़ी पे खड़े होने से 0 पोटेंशियल यानी अर्थिंग हमारे कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि हम वुड पे खड़े हैं, वुड इंसुलेटेड है। अब हमने तार को छू लिया 220 वोल्ट का, तो मेरे हाथ का पोटेंशियल 220 और पूरी हमारी बॉडी कंडक्टर है, तो पैरों का पोटेंशियल भी 220। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि अर्थिंग तो मिल नहीं रही, तो हमारी बॉडी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 माइनस 220 यानी 0 वोल्ट। 0 वोल्ट, क्लियर है? 0 वोल्ट रहेगा। तो जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। अब हमने चप्पल उतार दी और नंगे पैर खड़े हो गए और फिर छुआ तार को, तो हमारे हाथ का पोटेंशियल तो 220, पर पैर अब अर्थ के कांटेक्ट में आ गए और अर्थ का पोटेंशियल कितना है? 0। तो हमारी बॉडी में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 220 माइनस 0 यानी 220 वोल्ट। तो हमें 220 वोल्ट का पूरा झटका लगेगा। आगे समझे? तो अर्थ एक ऐसा कंडक्टर है जो हमेशा इक्वी पोटेंशियल पे मेंटेन रहती है। कितना भी चार्ज दे दो कभी उसका पोटेंशियल इंक्रीज नहीं होगा। आगे समझ में? नेक्स्ट हेडिंग, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। क्लियर है?